हेलो मेडिकोस, वेलकम टू रुपिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। देखिए, आज अपन जनरल पैथोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग। आज के लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर का पूरा फ्लो बताऊंगा कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इन्फ्लेमेशन के बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि वो होता क्या है, कैसे इनिशिएट होता है। वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे। देखिए, मैं एक ओवरव्यू आपको दूँ इस चैप्टर का, तो अपन कह सकते हैं कि कभी भी अगर अपने को कोई इंजरी होती है, कभी भी कोई इंजरी लग गई, तो फिर अपन कहेंगे कि वहाँ पे एक स्वेलिंग होती है जिसे अपन इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और थोड़े टाइम बाद वो चीज़ अपने आप हील हो जाती है, वो इंजरी अपने आप हील हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाएगी। यानी कि इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है किसी भी इंजरी के टूवर्ड्स। वो इन्फ्लेमेशन जो है वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, और फिर टाइम के साथ में वहाँ पे हीलिंग हो जाती है। अपन इसी फ्लो के अंदर ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखिए, इन्फ्लेमेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, तो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होगा वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा। और फिर हीलिंग जो होती है वो भी अपन कहेंगे दो तरीके से होती है। एक प्राइमरी इंटेंशन होता है, तो एक सेकेंडरी इंटेंशन होता है। अपन एकदम लास्ट में पढ़ेंगे हीलिंग का टॉपिक। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपन बहुत डिटेल के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे। उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है, इसमें मेनली दो एग्जाम्पल्स आते हैं। एक तो ट्यूबरक्लोसिस आता है। ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा लेप्रोसी का एक एग्जाम्पल आता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर भी। इसमें अपन मेनली डिफरेंसेस वगैरह देखेंगे, जब देखेंगे तब बात करेंगे। तो इस फ्लो के अंदर अपन ये चैप्टर पढ़ने वाले कि सबसे पहले अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है ये। इसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी वगैरह देखेंगे, और लास्ट में अपन हीलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस फ्लो में अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। इन्फ्लेमेशन, अभी अपन ने बोला कि किसी भी इंजरी के टूवर्ड्स टिश्यू का जो लोकल रिस्पॉन्स होता है उसे अपन इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब ये जो इंजरी अपन बोल रहे हैं जिसके टूवर्ड्स ये लोकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो इंजरी अब किससे हो सकती है? तो वो आपके कुछ इन्फेक्टिव एजेंट्स से हो सकती है, नेक्रोटिक टिश्यू से हो सकती है, यानी कि जो डेड सेल्स है उससे हो सकती है, कुछ इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि आपके ऑटो इम्यून सेल्स हो सकती है। इसके अलावा कुछ फॉरेन मटेरियल जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से भी इंजरी हो सकती है। और इन्फेक्टिव एजेंट्स में अपन कह रहे हैं कि जैसे बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गए, फंगस आ गए, पैरासाइट्स आ गए। तो ये सारी एजेंट्स की वजह से इंजरी होगी, और उसके टूवर्ड्स आपकी बॉडी एक लोकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, जिसे इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो इन्फ्लेमेशन जो है, क्या एक इन्फेक्शन है? नहीं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में तो क्या होगा कि हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर इन्वेड कर देंगे, बॉडी को हार्म करेंगे। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो लोकल रिस्पॉन्स बन रहा है उसे इन्फ्लेमेशन कहा जाएगा। यानी कि इन्फ्लेमेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन जो होता है उसके अंदर मेनली दो बेसिक प्रोसेसेस चलते हैं। एक तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, जिसके अंदर एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट आएगा, जहाँ पे आपके साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होते हैं, और पूरा का पूरा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होगा। और इन्फ्लेमेशन के बाद में सेकंड जो आता है वो रिपेयर आता है। रिपेयर के अंदर वही अपन जो हीलिंग की बात कर रहे हैं वो वाला प्रोसेस आएगा। तो दो चीज़ों के अंदर पूरा का पूरा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कभी कभी आपसे वाइवा में भी पूछी जाती है, इसके अलावा एग्जाम के अंदर भी ये चीज़ आ सकती है कि व्हाट आर एक्चुअली द कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन। देखिए, वैसे तो 4 कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के, जो कि सेल्सियस ने दिए थे। बाद में एक 5th कार्डिनल साइन को भी ऐड कर दिया गया था। तो सेल्सियस ने जो कार्डिनल साइंस दिए थे वो कितने हैं? 4 है टोटल। वैसे अगर अपन देखें तो 5 कार्डिनल साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के, कि अगर ये चीज़ें हो रही है इसका मतलब वो इन्फ्लेमेशन है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि क्या है कार्डिनल साइन। रेडनेस, इसके बाद स्वेलिंग, फिर अपन कह रहे हैं हीट, और फिर अपन कहेंगे पेन। इसको अपन एक एग्जांपल से समझे कि भाई सपोज ये अपना एक आर्म है या कोई टिश्यू पार्ट है, और यहाँ पे अपन ने कोई स्ट्रोक करा है, किसी चीज़ की इंजरी हो गई है यहाँ पे। और अपने को कभी भी कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले अपने को वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है। रेडनेस के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी, यानी कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और उसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फिर जब अपन टच करेंगे तो यहाँ पे अपने को हीट देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा वो थोड़ा वार्म होगा, और उसके बाद में यहाँ पे पेन होगा। ठीक है, अब देखो, रेडनेस को र्यूबर कहा जाता है, ये याद रखेंगे, आर से आर याद रखिएगा।
स्वेलिंग को ट्यूमर कहते हैं, हीट को कॉलर कहते हैं, और जैसे कैलोरी मतलब अपन कह रहे हैं एनर्जी, तो हीट भी एक एनर्जी है, उसी से रिलेटेड कॉलर। और पेन में अपन डोलो की टैबलेट देते हैं तो इसे डॉलर कहते हैं। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ एडिशनल साइन है जो कि है फंक्शियो लेसियो, यानी कि फंक्शन का भी लॉस हो जाएगा, यानी कि जब इन्फ्लेमेशन होगा तो इस पार्ट का जो है फंक्शन लॉस होगा। ठीक है, अब साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन के बाद अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की। देखिए, अपन कह रहे हैं कि होस्ट के डिफेंस कैपेसिटी और ड्यूरेशन ऑफ रिस्पांस के बिहाफ पे दो तरीके के इन्फ्लेमेशन देखने को मिलते हैं। एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, फॉर लेस देन 2 वीक्स। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑब्वियस बात है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा। अब मेन फीचर्स क्या क्या है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की एक ओवरव्यू लेंगे, बाद में डिटेल में भी पढ़ना ही है। देखिए, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के मेन फीचर्स में एक तो ये है कि जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे फ्लूइड और प्लाज्मा का एक्यूमुलेशन होगा, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्लेटलेट्स का इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती है वो न्यूट्रोफिल्स होंगे। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स विल बी द इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द केस ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। वहीं अगर अपन बात करें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक वेरिएंट फॉर्म है जिसे अपन क्रॉनिक एक्टिव इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या होंगे? पहला फीचर तो यही है कि जो आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स होगी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर वो लिम्फोसाइट्स होगी, प्लाज्मा सेल्स होंगे और मैक्रोफेजेस होंगे। एक्यूट के अंदर न्यूट्रोफिल थी, क्रॉनिक के अंदर लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस, ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रैन्युलेशन टिश्यू का भी फॉर्मेशन होता है। अब ये क्या होता है जब अपन पढ़ेंगे तब समझेंगे, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि ग्रैन्युलेशन टिश्यू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बनेगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केसेस जैसे कि टीबी के केस में आपके ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन का देखने को मिलेगा, जहाँ पे ग्रैन्युलोमास का फॉर्मेशन हो जाता है। ये अपन ने वैसे भी अपन ने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तब भी बात करी थी, यहाँ पे भी बात करेंगे, और ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ग्रैन्युलोमा जो होता है वो एपिथेलियल सेल्स और ना जाइंट सेल्स के मिक्सचर से बनता है। वो अपन जब टीबी पढ़ेंगे तब समझेंगे। इसके अलावा देखिए, एक्यूट इन्फ्लेमेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है और उस कंडीशन को अपन फल्मिनेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। याद रहे तो अच्छी बात है, वरना मेन पॉइंट तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स का आपको याद रखना है। इसके अलावा जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बीच का जो ड्यूरेशन होता है कि भाई 2 वीक से कम का अगर ड्यूरेशन है तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, और बहुत लंबे टाइम का अगर है तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अब इनके बीच के जो ड्यूरेशन का जो फेज होता है उसे सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट द इनिशिएशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो कैसे रहा है, यानी कि जो जो ईटियोलॉजिकल एजेंट आ रहे हैं। कौन हो सकता है ईटियोलॉजिकल एजेंट? अभी अपन ने बोला था कि कोई भी आपकी इन्फेक्टिव एजेंट हो सकता है, नेक्रोटिक टिश्यू हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह हो सकते हैं। तो उन ईटियोलॉजिकल एजेंट्स को रिकग्नाइज कैसे किया जाएगा? तो वो रिकग्निशन के 2 मेथड हो सकते हैं। पहला तो रिसेप्टर्स से उन्हें रिकग्नाइज किया जाए कि बॉडी के अंदर कुछ रिकग्निशन सिस्टम्स है रिसेप्टर्स के, जिसका यूज़ करके अपन उन ईटियोलॉजिक एजेंट्स को रिकग्नाइज कर सकती है बॉडी। और एक है कि कुछ सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स होते हैं, उनके थ्रू भी उनको अपन रिकग्नाइज कर सकते हैं, यानी कि सर्कुलेटिंग प्रोटीन से भी रिकग्नाइज किया जा सकता है। एक एक करके बात करते हैं। पहले अपन बात करेंगे कि रिसेप्टर्स की बात करते हैं। देखिए, रिसेप्टर्स में अपन कह रहे हैं कि होस्ट सेल के अंदर किसके लिए रिसेप्टर्स होने चाहिए। ऑब्वियस बात है कि जो आपके इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, जो ईटियोलॉजिक एजेंट है, जैसे कि माइक्रोबियल एजेंट्स, ल्यूकोसाइट्स और नेक्रोटिक सेल्स। माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए अलग रिसेप्टर्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स के लिए अलग रिसेप्टर्स होते हैं और नेक्रोटिक सेल्स के लिए अलग रिसेप्टर्स होते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोबियल एजेंट्स की। माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स कहा जाता है, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स होंगे। अब नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेंगे, एक पैटर्न को रिकग्नाइज करेंगे, और वो पैटर्न कहाँ होगा? ऑब्वियस बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैम्स प्रेजेंट होते हैं, PAMP, यानी कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, जिन्हें कौन रिकग्नाइज करेगा? पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स रिकग्नाइज करेंगे। और ये जो पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स। और ये तीनों ही सेल्स आपके इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि आपके बर्थ से जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर, उन सेल्स के अंदर आपके पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा
अब पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स क्या करेंगे? ऑब्वियस बात है कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकग्नाइज करेंगे। लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपको इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स के कुछ एग्जांपल्स में, एक तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स, ये याद होना ही चाहिए, एक नॉड लाइक हो सकता है, एक रिग लाइक रिसेप्टर्स हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉल लाइक रिसेप्टर्स है, जो कि क्या है? पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैम्स को, यानी कि पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने बात करी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो रिसेप्टर पैटर्न होंगे वो। इसके बाद ल्यूकोसाइट्स के लिए कौन से रिसेप्टर्स होंगे? तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स के जो एफसी कंपोनेंट होते हैं उनके लिए अलग रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अपन पढ़ेंगे भी, और आप ये तो माइक्रोबायोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन टोटल 30 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, उनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स के एफसी कंपोनेंट के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं, और इन रिसेप्टर्स की वजह से ही वो रिकग्नाइज करेंगे और इन्फ्लेमेशन होगा और फिर फैगोसाइटोसिस होगा। फिर आता है नेक्रोटिक सेल्स, मतलब जो डेड सेल है उनका रिकग्निशन कैसे करेंगे? तो इसमें अपन कह रहे हैं कि देखिए, जब भी सेल डेथ होगी, नॉर्मली अपन कह रहे हैं अपॉप्टोसिस से होती है और पैथोलॉजिकल कंडीशन में नेक्रोसिस से भी हो सकती है। तो सेल डेथ होने में जो आपके साइटोसॉलिक मॉलिक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, और उसके अलावा जो डीएनए है वो रिलीज होगा, और इन्हें रिकग्नाइज करेंगे कुछ साइटोसॉलिक रिसेप्टर्स, जिसका एग्जाम्पल में एक आ रहा है आपके नॉड लाइक रिसेप्टर। ये जो NLRS है वो है नॉड लाइक रिसेप्टर्स। इसके अलावा जब इन्हें रिकग्नाइज कर लेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसे इन्फ्लेमोसोम कहा जाता है, और ये जो इन्फ्लेमोसोम होता है वो कैस्पेज 1 को एक्टिवेट करता है। कैस्पेज क्या होता है वो मैंने अपॉप्टोसिस के अंदर बहुत डिटेल में समझाया है, आपको समझना हो तो वो लेक्चर आप देखिएगा। अब ये कैस्पेज 1 का इन्फ्लेमोसोम क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। कैस्पेज 1 का एक और नाम है जिसे इंटरल्यूकिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम ICE भी कहते हैं। और ये जो कैस्पेज 1 जब एक्टिवेट होगा तो प्रो इन्फ्लामेटरी, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं वैसे केमिकल्स को रिलीज करेगा जिन्हें साइटोकाइंस कहा जाता है, और वो साइटोकाइंस पर इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। ये किसके लिए होगा? नेक्रोटिक सेल्स, डेड सेल्स के रिकग्निशन के लिए जो रिसेप्टर्स की ज़रूरत है उनकी बात है। अपन ने पहले ही कहा कि बॉडी के अंदर रिकग्निशन के लिए एक तो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, तो कुछ सर्कुलेटरी प्रोटीन्स हो सकते हैं, सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स हो सकते हैं। अब ये सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स रिलीज कौन कर रहा है? वही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रिलीज कर रहे हैं। या आप अभी सिर्फ याद रखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपन थोड़े ही आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कौन से प्रोटीन्स रिलीज होते हैं और वो कैसे रिकग्नाइज करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन एंड कलेक्टेंस। ये दो ऐसे सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स है जो कि आपके रिकग्निशन के काम में आते हैं और ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होते हैं उसके 3 पाथवे होते हैं, उसी में से एक जो होता है वो आपके लैक्टिन पाथवे भी होता है, जिसमें मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो रिकग्निशन के काम में आते हैं। ठीक है, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. If you found this lecture useful and helpful, then please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.